हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी का आपको पता है चैप्टर 2 है। कल हम लोगों ने प्रारंभिक कब कहाँ कैसे ये वाला चैप्टर किया था और हिस्ट्री चल रही है। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, बट ये जो आज का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए 23-24 एडिशन की बुक है, आप देख सकते हो, बट बहुत लेंदी टॉपिक है। तो इस ये जो चैप्टर है हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दिन में देना सही नहीं है। बिकॉज आपको उतना समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। वैसे भी हिस्ट्री है और कल हमने पढ़ा ही था कि इसमें डेट वगैरह याद करना होता है। कल की शुरुआत आपने देखी होगी, उतना कुछ नहीं था, बट आज बहुत कुछ है। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ कि बस ये इंपॉर्टेंट है, ये बस ये ज़रूरी है, नहीं। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि पूरा ये पैराग्राफ भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में। ये है ही टॉपिक ऐसा। और हिस्ट्री के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आप पिछले जो भी एग्जाम हुए आप उठाकर एक बार देख लो, इसका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। अब ये वन लाइनर से हट चुके हैं, अब ये सीधे डिटेल आंसर पूछेंगे। डिटेल क्वेश्चन रहेगा, डिटेल आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। और नाम से ही आप देख सकते हो कि आज हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मुगलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो याद रखिएगा, आज वाले चैप्टर को आज और कल 2 दिन में ख़त्म करेंगे। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि आज से इसमें क्या शुरुआत हो रही है। देखिए, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? मुगल बादशाह औरंगजेब से हो रही है। और उन्होंने क्या किया था, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिस पे कंट्रोल किया था। एंड 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो ये याद रखिएगा, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय जो रियासत थी वो कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। समझ में आया आपको कि जैसे ये इनकी मृत्यु के बाद से क्या क्या परिवर्तन आया, और जैसे जैसे विभिन्न भाग में ताकतवर जो क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगा, तो दिल्ली क्या हुआ, ज़्यादा समय तक प्रभावी केंद्र नहीं बन सका। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक, देखिए एक जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हिस्ट्री में आप तुरंत वन लाइनर दे दो, उससे आपको समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको बोलूँ प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आपको बस रटी रटाई चीज़ों पे नहीं जानी है, डिटेल पूछेगा, ठीक है। वन लाइनर तो लास्ट में आता है कि चलो ठीक है, अगर यहाँ से कुछ पूछेगा तो आपके लिए ज़रूरी है, बट अभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी कवर करना। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सभी को दिल से धन्यवाद। हाँ, बस ये है कि 250 से लाइक्स कब 500 होगा, इस दिन का इंतजार जरूर रहेगा। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये एक आप फोटो देख सकते हो, ये फोटो किस चीज़ के बारे में है? ये है बहादुर शाह जफर, और उनके बेटे को, ये जो ब्रिटिश है, इन्हीं के सामने जो है हत्या कर दी है, बहादुर शाह जफर। तो बताना चाहूँगी ये बहादुर शाह जफर कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कैप्टन जो है हडसन उसके द्वारा। तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर, ये हैं बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद से जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो विद्रोहियों ने मुगल जो बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, इसको ही अपना नेता बना लिया था। किसने बनाया था? विद्रोहियों ने। अब ये बात पता चल गई होगी सारे ब्रिटिश वगैरह को। तो जब विद्रोह कुछ, यहाँ पर देखिए, नेता मान लिया था, जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने क्या किया, बहादुर शाह जफर ये रहे, इनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इनके बेटे को जफर के ही सामने ये देखिए मार डाला, ठीक है। तो कैप्टन हडसन के द्वारा इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये फोटो है। वैसे भी औरंगजेब के बाद से इनकी जो मुगल है उनकी सत्ता बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, तो जिसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब ये कंपनी के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पूर्व में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो यहाँ से क्या हुआ, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। तो याद रखिएगा कब हासिल किया था? 1600 में, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी जो है समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, ठीक है।
वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर फिर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तब भी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छुए हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। और ये पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपना गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री हमेशा पूछता है कि पुर्तगाल का खोजी यात्री का नाम बताओ, तो वो है वास्को डिगामा। इसने 1498 में ये डेट पूछता है, पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था, या फिर पुर्तगाली का जो खोज यात्री है उसका नाम वास्को डिगामा और 1498 में किया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पूछा जाएगा वाणिज्यिक क्या होता है। तो ये एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है और ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। मान लो मैंने कोई सस्ती चीज़ खरीदी, उसको मैं ज़्यादा जो है महंगे में बेचूंगी तो मुनाफा ही तो होगा ना, तो इसको बोलते हैं वाणिज्यिक। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। चलिए, अब समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा कब बनाया था, किस तरीके से बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जो जहाज था उसको डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें लाती थी और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। और ये व्यापार जो है हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक जो है यहाँ पर देखिए, किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने, व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, तो आपने देखा होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। किस तरीके से करती है? पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन जो व्यापारी हैं उसको उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। याद रखिएगा, क्या कहते थे? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलना, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालीकाता और ये जगह क्या है? कोलकाता, मतलब बाद में कलकत्ता बन गया। तो कालीकाता का ही है नाम, मतलब जिसको बाद में कलकत्ता बना दिया गया। अब इसको कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दें। ठीक है, तो ये था फरमान का मतलब एक शाही आदेश। तो ये सारी चीज़ें थी और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। और बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरीके से ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, मद्रास के जहाज़ों से सामान, ये देखिए सामान लाती स्थानीय नौकाएं। तो ये है फोटो, यहाँ से सामान ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये फोटो है मद्रास के जहाज़ का, मतलब मद्रास के जो है, मद्रास में जहाज़ों से क्या होता है, सामान लेकर आते हैं और स्थानीय नौकाएं या फिर यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ये देख सकते हो फोटो में। चलो अब इसके बाद से देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि बंगाल में किस तरीके से हुआ। ये हैं हमारे रॉबर्ट
क्लाइव। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, व्यापार से युद्धों तक। अब आपने देखा होगा कि एक कंपनी दूसरे से आगे निकलना चाहती है। फिर 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में जो टकराव है वो काफ़ी बढ़ गया था। किसके? कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। ठीक है, जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि उसके पास से सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद से उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो याद रखिएगा, बंगाल के नवाब पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद से अली वर्दी खान और उसके बाद से सिराजुद्दौला। हमेशा से क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का नवाब कौन था लास्ट में, तो वो था सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी कीलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी थी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली जो है कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमजोर पड़ रही है। कंपनी जो है वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो कठपुतली का मतलब क्या होता है। यह एक खिलौना होता है, आपने देखा ही होगा, जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते रहते हैं। तो वहाँ पे बोला जाता था ना कि ये देखो, ये तो कठपुतली है, किसी और के इशारों पे नाचता है। तो ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में हमेशा डेट पूछा जाता है और किसके बीच में हुआ था ये पूछा जाता है। तो ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस सीटेट में नहीं, आप कोई भी जीएस का पेपर उठाकर देख लो, वहाँ पे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल के नवाब, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और सीटेट में तो आपको डिटेल में पढ़ना, पूरी कहानी लिख के दे देगा कि प्लासी के युद्ध में से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसके लिए आपको सही वाला पता होना चाहिए। यूपी टेट देंगे आप, सुपर टेट देंगे, आने वाला जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होगा आप उसमें बैठेंगे, चाहे आप DSSB में बैठो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप देख सकते हो प्लासी का युद्ध, अभी हमने पढ़ा था बंगाल के नवाबों के बारे में कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद से कौन बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली का मतलब समझ गए ना, जिसको वो अपने इशारों पर नचा सके, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दो और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि भाई इसको हटाया जाए, बट ये तो उल्टा हो गया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ हाल। ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए, बट इनके साथ खुद ही उल्टा हो गया। तो इस तरीके से अगर आप स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी स्टेटमेंट आप गलत करेंगे। ठीक है, और फैक्ट वाली चीज़ें आपको नोट करते जाना है, जैसे कि डेट और कौन कहाँ का नवाब बना। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ठीक है, अब उनको पता चला कि अरे भाई ये तो मतलब हमारे हाथ से निकल गया, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव की फोटो तो मैंने आपको दिखाई ही थी, ये है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये हमारा है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस है। ये फोटो जिसकी आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। तो और ये हमारे सिराजुद्दौला हैं, ये देखिए, इनसे काफ़ी डरते थे और इन्होंने ही जो है हमला बोला था। आपने देखा ही होगा, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो
अंग्रेज तो नहीं चाहते थे कि ये बने, बट ये तो बने ही थे। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी की सेना में जो रॉबर्ट क्लाइव ने कब नेतृत्व किया था, तो 1757 में। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण ये हमेशा स्टेटमेंट में पूछता है कि आखिर में जो सिराजुद्दौला था वो कैसे हार गया। तो इसका जो एक बहुत बड़ा कारण था वो था उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर। इसी की कारगुजरिया भी थी, क्योंकि मीर जाफर को ये लालच दे दिया गया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर तुमको नवाब बना देंगे। और ये स्टेटमेंट पूछता है कि आखिर में जो नवाब सिराजुद्दौला था उसकी हार का एक बड़ा कारण कौन था। 3-4 नाम दे देते हैं, तो उसमें से है वो मीर जाफर, क्योंकि उसी के सेनापति में का था ये। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, सिराजुद्दौला के साथ वो आए ही नहीं। और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि देखो, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर को लालच आ गया, उसने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब कभी आपको भूलेगा नहीं कि आखिर में सिराजुद्दौला के साथ, समझ लो एक ही आपस के लोग जो धोखा दे देते हैं, वही एक इसके साथ भी हो गया कि एक अंग्रेज के साथ मिल गया और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। मतलब वो अकेले वही नहीं, उसके साथ के जितने भी सैनिक थे वो भी हिस्सा नहीं लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये आपको मैंने ये देखिए, ये क्या चल रहा था हमारा प्लासी, यहाँ से आप देख सकते हो प्लासी का युद्ध कि किस तरीके से सिराजुद्दौला की हार हो गई लास्ट में। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे प्लासी में ही कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लासी की जो जंग है वो क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी का जंग, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाला जाता है। प्लासी की जंग के बाद जो सिराजुद्दौला है उसको आपने देखा कि मार दिया गया। उसके बाद से मीर जाफर नवाब बना, क्योंकि भाई इसको लालच ही दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको नवाब बना देंगे। और वो बन गया। क्यों? क्योंकि ताकि अंग्रेज इसको अपने इशारों पे कठपुतली की तरह नचा सके। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। तो कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखो, जल्द ही क्या जरूरत थी, मतलब कि इनका मतलब ये था कि देखो, अगर काम को कोई भी करना है तो स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के जब हो सकता है तो सीधे इसको अपने कब्जे में क्यों लिया गया। तो इसका रीज़न क्या था कि जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता अभी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। ये भी एक चीज़ थी। मान लो मीर जाफर है, ज़रूरी तो नहीं कि वो हमेशा इसके इशारे पे चले, इसके ही इशारे पे चले। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। अब क्या हुआ कि जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो मीर जाफर ऑब्वियस सी बात है ये भी करेगा ही, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। सोचिए, इसके साथ भी गेम हो गया। इसने किसके साथ गेम किया? सिराजुद्दौला के साथ किया। मीर जाफर ने हिस्सा नहीं लिया। फिर अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बहुत नाटक कर रहा है, चलो इसको भी हटाओ। अब मीर कासिम को नवाब बना दिए। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। तो बक्सर की लड़ाई हमेशा पूछता है कि कब हुआ था, तो 1764 में। तो याद रखिएगा, मीर जाफर को हटाने के बाद से नवाब कौन बना था? मीर कासिम। और जब ये भी जो है नौटंकी करने लगा होगा तो इसको भी बक्सर की लड़ाई में हराना पड़ा 1764 में। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया, ठीक है। और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर कासिम भी जो है विरोध करने लगा, तो दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे, ठीक है। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की, देखिए ये याद रखिएगा कि मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? 1765 में। तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। उस समय क्या था? कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ये पूछता है कि ये किसने बोला था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और क्यों? क्योंकि 1765 में मीर जाफर की जो है डेथ हो गई। उसके बाद से कंपनी का फिर से जो उद्देश्य है वो बदल गया। उसने बोला कि यार, ये जो कठपुतली नवाब हैं इनके साथ भी हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा खासा नहीं है, तो चलो क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाए, ठीक है।
अब यहाँ से कुछ भी स्टेटमेंट पूछे कि क्या अंग्रेज खुद भी नवाब बनना चाहते थे या हमें बनना पड़ेगा, ऐसी बात हुई थी, तो जी हाँ। फिर उसके बाद से आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, कंपनी को ही कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या भी हल हो गई, क्योंकि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उसमें ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। ठीक है, अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। तो सोचिए कितना फ़ायदा हुआ जब ये बंगाल प्रांत का दीवान इसको नियुक्त कर दिया गया कंपनी को। ठीक है, अब कंपनी के जो अफसर हैं वो नवाब बन बैठे। अभी हमने पढ़ा ना कि इन्होंने बोला कि देखो अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। ठीक है, कि चलो, क्योंकि नवाब की लाइफस्टाइल तो आपने देखा ही होगा फोटोज़ वगैरह में, तो वो चाहते थे कि यार हम भी नवाबों की ही तरह जिएंगे, वो ऐसे ख्वाब देखने लगे। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। ऐसा दबाव बनाया गया। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1700 यहाँ पर देख सकते हो 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत यहाँ पर देख सकते हो 401, 102 मतलब पौंड के बराबर थी। सोचिए इसने कितना ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया था। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। ठीक है, सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या कर ली थी। किसने आत्महत्या कर लिया था बताइए? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, बहुत सारे तोहफे इकट्ठे किए थे और ये लोग खुद ही ज़बरदस्ती जो है चाहते थे कि इनको, जैसे आपने पहली लाइन लिखी होगी कि निजी तोहफे पे इनको ज़मीन मिले, बहुत सारा पैसा मिले। जो रियल नवाब थे ये लोग उनको ऐसा बाइंड करते थे कि आप हमें गिफ्ट दीजिए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी जिए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए थे उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। सोचिए जब वो ब्रिटेन गए तो उनको लोग नवाब कहने लगे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। ठीक है, मतलब अंग्रेजी में भी इसको नवाब कहने लगे। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लाइव था वो खुद को कैसे देखता था। जो संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। कैसे दिया देखिए, उसने क्या कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। तो वो खुद को ऐसा देख रहा है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। उसकी सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरत। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो ये बता रहा है क्लाइव कि मैं इस तरीके से अपने आप को, जब संसद की एक समिति के सामने सुनवाई हुई थी तो वहाँ पर इसने बताया था कि किस तरीके से वो अपने आप को देखता है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने पढ़ लिया प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पर कंपनी का जो फैलता शासन है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत लेंदी है, अगर आप देखो तो एक दिन में तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक हम आज पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे।
कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया है। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो डायरेक्ट जो है उन्होंने अप्रोच किया? नहीं, डायरेक्ट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पहले सारी चीज़ों को समझा है। जैसे कि बक्सर की लड़ाई 1764, याद रखिएगा ये नंबर, के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। तो ये सहायक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हर बार क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने थोपा था कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब कोई भी सहायक संधि एक्सेप्ट कर लेगा तो वो अपना नहीं रख सकता है स्वतंत्र जो है सेना, ठीक है। उसके बाद से उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना था उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो नवाब है वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है कौन कौन से जो जगह थे वो छीन लिए गए थे। तो एक तो अवध के नवाब पैसा दे नहीं पाए तो सहायक संधि में वो मतलब के सेना के लिए जो पैसा अदा करना था उसमें चूक गए, और दूसरा हैदराबाद। ऐसे बहुत सारे इलाके थे जो छीन लिए गए क्योंकि ये कर्ज ही नहीं जमा कर पाते थे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने बेटे और ब्रिटिश, ये इनके बेटे हैं और ब्रिटिश ये रेजिमेंट है, इनके साथ खड़े हैं हमारे नवाब सुजादौला। और बक्सर की लड़ाई के बाद से संधियों के फलस्वरूप नवाब जो सुजादौला हैं के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यह वह रेजिमेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे अधिकार इनके भी छीन गए थे बट बहुत प्राउडली यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं। तो रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, तो इसके बारे में आपको एक बार बता देती हूँ कि आखिर में ये रेजिडेंट क्या होता है ताकि आप समझ सकें अच्छे से। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने क्या कहा था। उन्होंने ये बताया था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती हैं। बट शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो ये इन्होंने बताया है जेम्स मिल ने इसके बारे में, ठीक है। तो अधीनस्था का मतलब दब्बूपन और निषेधाज्ञा का मतलब निर्देश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान शेरे मशहूर। तो ये जो चीज़ें हैं बस इतना बाकी है और ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ लास्ट में लेके चलूँ तो ये देखिए बस इतना ही है, ठीक है, 23 नंबर तक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कल पढ़ाएंगे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और कौन कौन से जो राज्य थे जिसको सहायक संधि के अंदर जो है शामिल कर लिया गया था, 3 जो है हमारे प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधा घंटा की क्लास हो गई है, कल एक और इस पे लगेगी, बस इस चैप्टर पे। एक्चुअली क्या किया ना, इन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है। आप सोचो क्लास 8 की एनसीईआरटी में केवल 8 ही चैप्टर है, बट ये 8 नहीं है, 16 चैप्टर है। हर एक चैप्टर में 2-2 पार्ट्स मर्ज किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि नई एडिशन की बुक है। तो कल स्टार्ट कर देंगे। पीडीएफ आपको अगर कल वाला नहीं मिला होगा तो मैं आज फिर से टेलीग्राम पे भेज दूंगी कल की क्लासेस की, एंड आज की भी क्लासेस की शाम तक पीडीएफ मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी आपने अगर थोड़ा भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा ना तो एग्जाम में देखना बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएसटी के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। एक लाइन भी आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते हो। एंड अगर आपको भरोसा ना हो तो प्लीज़ आप पिछले साल का ही पेपर, पिछले ईयर का जो पेपर था ना वो उठाकर देख लो। हिस्ट्री में आपको पूरी कहानी, फिर स्टेटमेंट, फिर नीचे क्वेश्चन आंसर ऐसे मिलते हैं,
ठीक है। तो इतना इजी नहीं है एसएसटी, जितना लोग बोल देते हैं कि अरे सीटेट ही तो है। एसएसटी में काफ़ी डीप नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कि मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।